नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू यदि कुछ बोलते हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसके कुछ मतलब होते हैं और वो यूं ही नहीं बोलते। चंद्रबाबू नायडू को बेहद कम बोलने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कितने हार्ड बार्गेनर हैं और किस तरह से राजनीति में संभावित खतरों को भांप लेते हैं, इस मामले में उनका कोई सानी नहीं है। चुनाव में जीत और हार चलती रहती है। चुनाव वो जीते भी, चुनाव वो हारे भी। नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन भी किया और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया। और नरेंद्र मोदी को बहुत बेहतर तरीके से, मोदी शाह की स्ट्रेटजी को चंद्रबाबू नायडू बहुत ही उम्दा तरीके से जानते भी। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने कल जो विधानसभा में आंध्र प्रदेश में बोला, उनका निशाना कहीं और तो नहीं था? याद रखिए, जब अपनी ही पार्टी का कोई विधायक या अपनी ही पार्टी का कोई नेता सरेआम अपने नेता से सीधा सीधा सवाल पूछता है, तो वो सवाल बिना सहमति के नहीं पूछा जाता। वो सवाल पहले से कह सकते हैं कि प्री स्क्रिप्टेड सवाल होता है, स्क्रिप्ट उसकी पहले लिखी जा चुकी होती है। तो वो सवाल जो पूछा गया विधानसभा के अंदर, कल पूछा गया, उस सवाल के पीछे क्या चंद्रबाबू नायडू खुद थे और किसी को संदेश देना चाहते थे? लगता तो ऐसा ही है। दरअसल कल आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। उन्हीं की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के एक विधायक ने उनसे पूछा कि पूर्व में आपकी हार कैसे हो गई, मतलब तेलुगु देशम पार्टी पूर्व में चुनाव कैसे हारी? कई बार हारी तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के कमान संभालने के बाद। पोस्ट एनटी रामाराव दौर में 2004 का लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों हारी, 2009 का लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों हारी, 2019 का लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों हारी, यानी 6 चुनाव हारी। और 6 चुनाव में 3 बार चुनाव हुए थे, 3 बार में दोनों चुनाव साथ साथ हुए और तीनों मौकों पर हारी। 14 जीती और 24 जीती। तो सवाल यह है कि हारने के पीछे कारण क्या थे? ये तो पार्टी का कोई एमएलए या कोई नेता अपने आला कमान से पूछने की हिमाकत नहीं कर सकता। भारत में जिस तरह से व्यक्ति आधारित पार्टियां हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या कोई पार्टी हो, वो सीपीएम और उसके पोलित ब्यूरो की बात छोड़ दीजिए कि पार्टी के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रपोज किया जा रहा हो और पूरी पार्टी और पोलित ब्यूरो विरोध में आ जाए कि हम सरकार में नहीं जाएंगे, हम बाहर से समर्थन करेंगे। सत्ता छोड़ने का साहस इस देश में सीपीएम को छोड़कर किसी दूसरे दल में मुझे दिखाई नहीं देता। हर दल एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की तरह, केंद्रीकृत व्यवस्था की तरह चलते हैं। तो भला ऐसी पार्टियों में नेतृत्व से कोई पूछे कि आपकी हार कैसे हो गई, ये बात गले से उतरती नहीं है। क्या कोई नरेंद्र मोदी से पूछ सकता है कि हार कैसे हो गई? भाजपा का आदमी, कोई सांसद या विधायक? क्या कोई नीतीश कुमार या लालू यादव से पूछ सकता है पार्टी के अंदर कि हार कैसे हो गई? क्या कोई ममता बनर्जी से पूछ सकता है कि हार कैसे हो गई? नहीं पूछ सकता। वही स्थिति नायडू की पार्टी की है, वही स्थिति दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की है। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया तो सबको समझ में आ गया कि यह सवाल पूर्व नियोजित सवाल रहा होगा। और पूर्व नियोजित सवाल बड़े ही करीने से जब यह चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया, तो नायडू ने जो जवाब दिया वो नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी करने वाला है। नायडू ने क्या जवाब दिया? नायडू ने जवाब दिया कि हां, मेरी हार भी हुई है पूर्व में, जीते भी हैं लेकिन हारे भी हैं। और चुनाव हारे किस लिए है? क्योंकि पब्लिक सर्विसेज पर, लोक सेवा पर, सरकार के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया, पार्टी पर ध्यान नहीं दिया। अब ये बात एक ऐसे दौर में चंद्रबाबू नायडू को कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? यह किसी पत्रकार का सवाल नहीं था, ये पार्टी के एमएलए ने पूछा था, या यूं कहे कि एक स्क्रिप्ट के तहत पूछने को कहा गया था। इस सवाल के जवाब में चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी सेवा, जनता की सेवा, पब्लिक सर्विस की बात यदि की, पार्टी पर ध्यान नहीं देने की जो बात की, इशारा उनका सभी समझ रहे थे। दिल्ली में बैठे हुए लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज्यादा समझ रहे थे। दरअसल आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कर्नाटक में बीजेपी घुसी, जैसे जनता दल की चिमन भाई पटेल सरकार की पिछलग्गू बनकर गुजरात में घुसी, जैसे बंसीलाल और चौटाला के पिछलग्गू बनकर हरियाणा में घुसी,
जैसे नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर बिहार में घुसी, जैसे मुलायम सिंह की पिछलग्गू बनकर यूपी में घुसी थी 89-90 में, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में घुसना चाहती, आंध्र प्रदेश में घुसना चाहती है दरअसल। और आंध्र प्रदेश में घुसने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को उसके जनाधार को कमजोर करना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू ये बात समझ रहे हैं, तभी इस तरह का सवाल आया, ताकि लोगों को भी ये पता चल जाए, जो लोग टीडीपी की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें यह संदेश मिल जाए कि अब चंद्रबाबू नायडू पार्टी पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू को यह नहीं पता है कि पवन कल्याण जो उनकी सरकार में शामिल हैं, उनके सर पर किसका हाथ है? कौन पीछे से पवन कल्याण को, पीछे से नहीं बल्कि सार्वजनिक तौर पर, ये पवन कल्याण नहीं ये आंधी है कहकर संबोधित कर रहे हैं। और उस आंधी को आगे बढ़ाने के पीछे मकसद क्या है, इससे कौन वाकिफ नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बार पवन कल्याण ने सवाल उठा दिया था। और जब बात पार्टी पर ध्यान देने की आती है, तो पार्टी पर तो ध्यान तभी दिया जाएगा जब पॉपुलर सेंटिमेंट जो राज्य का हो उसके साथ जुड़कर चला जाए। पॉपुलर सेंटिमेंट आंध्र प्रदेश में भी क्या है या क्या बनने जा रहा है, जो एमके स्टालिन ने मुद्दा उठाया है। परिसीमन में दक्षिणी राज्यों की ताकत घटने का मुद्दा, भारत की संसद के अंदर दक्षिण भारत और जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करने वाले राज्यों की ताकत घटने का मुद्दा। और उस ताकत घटने के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू यदि चुप रहेंगे तो भला पार्टी पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? अगर चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की सत्ता के मुद्दे पर चुप रहेंगे तो पार्टी पर ध्यान कैसे दे पाएंगे? वाईएसआर कांग्रेस की कीमत पर कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है और टीडीपी की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में घुसना चाहती है। यह सर्वविदित है, कहीं से छुपी हुई बात नहीं है। और बात यदि अविभाजित आंध्र प्रदेश की करें तो एक रोचक तथ्य आपको बता देता हूं। 1984 में जब इंदिरा गांधी के त्रासद अंत के बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में जो सहानुभूति लहर पूरे देश में चल रही थी, भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। राजीव गांधी तब व्यंग विनोद की भाषा में कहा भी करते थे कि परिवार नियोजन का सबसे अच्छा पालन तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम 2 हमारे 2, यानी हम 2 यानी अटल आडवाणी ऊपर और 2 लोग जीत करके आए हैं। और जो 2 लोग 84 में पूरे देश में भाजपा से जीते थे, एक तो गुजरात में मेहसाणा से पटेल साहब जीते थे, आत्माराम पटेल, और एक आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश के हम्मन कोंडा सीट से जंगी रेड्डी जीत कर आए थे। किसे हराया था? उस वक्त के गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को हरा करके भाजपा के आंध्र प्रदेश से एक दूसरे सांसद जीत कर गए थे। टीडीपी का ही समर्थन था, चंद्रबाबू नायडू के ससुर एनटी रामाराव का ही समर्थन था कि भारतीय जनता पार्टी 1 की जगह 2 सीट जीत पाई थी। तो आंध्र प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में एक दुविधा है, एक उत्कंठा भी है उस दुविधा के साथ कि जिस राज्य में बुरे दिनों में खाता खोल दिया था, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं है? ठीक है, आज आंध्र और तेलंगाना बट गया है, लेकिन अभी भी दोनों तेलुगु भाषी राज्य हैं। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतने तक पहुंच गई है, आंध्र प्रदेश में घुसना चाहती है। जो तेलंगाना में घुसेगा वो स्वाभाविक है कि 17 के आगे जो 25 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, उस राज्य में घुसने से भला क्यों पीछे और आना चाहेगा? तमिलनाडु में बीजेपी की गतिविधियां बढ़ी हुई है, चांस नहीं लग रहे, क्योंकि तमिलनाडु एक अलग तरह की राजनीतिक बिसात पर शतरंज की गोटियां खुद बिछाता रहा है, किसी को बिछाने का मौका नहीं देता, क्या कांग्रेस क्या भाजपा। लेकिन आंध्र प्रदेश ने कांग्रेस को मौका दिया है। कांग्रेस बिखरी है। तेलंगाना बनाने के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस ने उस मामले को ढंग से हैंडल नहीं किया, दोनों राज्य, उसका सबसे मजबूत गढ़ उसके हाथ से फिसल गया। आंध्रा और तेलंगाना दोनों, जो अविभाजित आंध्र उसका गढ़ हुआ करता था, तेलंगाना में उसने वापसी कर ली, आंध्र में वापसी की राह पर वो अपनी बिसात बिछा रही है। लेकिन जब कांग्रेस आना चाहती है तो भाजपा क्यों पीछे रहे? भाजपा टीडीपी की कीमत पर आना चाहती है। और पार्टी पर ध्यान देने की जो बातें कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो पार्टी पर ध्यान देने का मकसद ही यही है कि जिन्हें संदेश देना है उन्हें दे दिया जाए कि आंध्र प्रदेश के मामले में यदि भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश की तो दिल्ली की सत्ता में
भारतीय जनता पार्टी की रुखसती का फरमान यदि नायडू नीतीश मिलकर जारी कर दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी एक ट्रेलर विधानसभा में एक हल्का फुल्का संदेश दिया है नायडू ने। आमतौर पर नायडू संदेश नहीं देते, लेकिन मौजूदा सत्ता को, मौजूदा सिस्टम को संदेश देना जरूरी हो जाता है। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू संदेश दे रहे हैं, और संदेश जब इस रूप में दे रहे हैं, अपनी पार्टी के एमएलए को ही सवाल पूछने के लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने तैयार करके, तो लोगों को आश्चर्य इस पर नहीं होना चाहिए कि आखिर अपनी ही पार्टी के आला कमान से एमएलए ने सवाल क्यों पूछ लिया। आश्चर्य तो इस पर होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू, जो समझा जा रहा था कि वो देख नहीं पा रहे कि कैसे आंध्र प्रदेश में बीजेपी गतिविधियां बढ़ाने की सोच रही है, उसे बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत पावर और लेंस वाले चश्मे से देख रहे हैं। अब आगे आगे देखिए, सियासत का चाल चरित्र और चेहरा इसी तरह सह और माप के खेल पर चलता है, लेकिन मोहरा चलने के पहले मोहरा चलने का संकेत तो चंद्रबाबू नायडू ने दे ही दिया है। अब देखते जाइए कि ढाई घर वाली चाल चंद्रबाबू नायडू ने जो चली है, सीधी चाल चलने पर वो कब आते हैं। वैसे नायडू की पहचान ढाई घर वाले चाल चलने वाले नेता के तौर पर ही रही है। लोकसभा अध्यक्ष पद की सौदेबाजी, दिल्ली में सत्ता बचाने के लिए और भरपूर कीमत अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए जो नायडू ने वसूली, आज वो उतना वसूल पाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार तो पहले से ही नहीं है, वसूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन नायडू वसूल नहीं पाएंगे, ये बात नहीं कही जा सकती। देखिए आगे क्या होता है। नायडू को भी दिख रहा है कि 240 वालों से कीमत वसूलना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर 99 वाले को मौका मिल जाए तो भरपूर कीमत वसूली जा सकती है। आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा, खासकर 22 मार्च के बाद क्या की परिस्थितियां। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।